छात्रों, आज के क्लास में हम लोग पूर्व के क्लास के बचे हुए कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और पूर्व के क्लास में हम लोगों ने ब्राह्म समाज के बारे में अध्ययन किया था और ब्राह्म समाज के अध्ययन करने के क्रम में ये पाया कि ये बंगाल तक एक सीमित आंदोलन था। राजा राम मोहन राय का प्रभाव बंगाली समाज पर सर्वाधिक था और जो विचारधारा ईश्वरवाद का और मूर्ति पूजा के विरुद्ध, असती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने जो दिया था, उसका अधिकांश प्रभाव बंगाल में पड़ा। लेकिन इसको इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि मैं उसको भूल गया हूं, ये कौन मानेगा, किसी चिराग के बस में धुआं नहीं होता। कहने का अर्थ है कि जब चिराग जल जाता है तो फिर उसकी रोशनी या उसका धुआं चारों ओर बिखर जाता है। ब्राह्म समाज के साथ भी कुछ इसी प्रकार का हुआ कि राजा राम मोहन राय ने जिस ब्राह्मो समाज का स्थापना किया था, उनके जीवन काल में तो बंगाल तक सीमित रहा जरूर, लेकिन बाद के कालों में उसकी रोशनी पूरे भारत में फैल गई। तो आज के क्लास में हम यही देखेंगे कि आखिर वो रोशनी कहां कहां तक गई। तो ब्रिटिश काल में हमारा देश प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में ब्राह्मो समाज की स्थापना की, जिसको द्वारका नाथ टैगोर, उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर और फिर उनके शिष्य केशव चंद्र सेन ने उसको आगे बढ़ाया। और जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी था, इस प्रेसिडेंसी में केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से ब्राह्मा समाज या उसकी विचारधारा का पदार्पण हुआ। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि बंबई और मद्रास में ब्राह्म समाज या उसकी विचारधारा कैसे पहुंची। इसके पूर्व के क्लास में ब्राह्म समाज पूरी तरीके से केंद्रित था बंगाल में। उसमें ब्राह्म समाज के साथ साथ उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रियावादी शक्ति राधा कांत देव के रूप में उभरा था, उसका प्रीवियस क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसको पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहते हैं आपको कि आज का क्लास खत्म होता है ब्राह्म समाज पे। यानी ब्राह्म समाज आपसे पूछा जाता है अगर, तो सिर्फ उसका अर्थ राजा राम मोहन राय से मत लीजिएगा, बल्कि 2 क्लास पूर्व में जो बातें हमने पढ़ाई वो सारी बातें इसमें शामिल रहेंगी और आज जो अंतिम क्लास है वो भी उसमें शामिल रहेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर एक्सपेंशन ऑफ ब्राह्म समाज पर क्वेश्चन आता है कि ब्राह्म समाज का प्रसार पर एक लेख लिखिए, ये उसका वर्णन कीजिए, तो उसमें प्रसार में सिर्फ राजा राम मोहन राय के बाद द्वारका नाथ, देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आज जो पढ़ा रहे हैं कि बंबई में केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से और मद्रास में केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से कैसे ब्राह्म समाज या उसकी विचारधारा पुष्पित पल्लवित हुई, तो इसका भी वर्णन करना अनिवार्य होगा। देखिए होता क्या है कि जो क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है, इसको समझिए, वो इस बात को जानता है कि अधिकांश छात्र जो है वो सतही अध्ययन करता है और उसको विषय की गहराई का अंदाजा नहीं होता, और जो क्वेश्चन सेट होता है उसमें विषय की गहराई के आधार पर आंसर का उम्मीद किया जाता है छात्रों से या परीक्षार्थियों से। तो लोग अगर क्वेश्चंस पूछा गया कि ब्राह्म समाज का प्रसार का वर्णन कीजिए, तो उसका अर्थ वो यही लगाएगा कि राजा राम मोहन राय का एक्टिविटी हमको लिख देना है और उसके बाद द्वारका नाथ, देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन का एक्टिविटी लिख देना है, और हमने पूरा क्वेश्चन का जवाब दे दिया। फैक्ट ये है कि प्रसार में ये भी दोनों क्षेत्र आएगा, बंबई और मद्रास भी, और अगर जिस स्टूडेंट्स ने नहीं दिया इसको, तो आप समझ जाइए कि उसका जो कॉपी चेक होगा वो 60-40 के आधार पर होगा। तो उसका कॉपी एक्चुअली में 60% या 70 मानेगा तो 70% पर ही चेक होगा, तो कितना नंबर मिलेगा उसको? क्योंकि 30 या 40% मार्क्स जो फिक्स करेगा वो बंबई और मद्रास से फिक्स करेगा ब्रह्मा समाज के एक्सपेंशन के परिवेश में, और उसको आप नहीं लिखिएगा तो आपको 100% पे कॉपी ही चेक नहीं होगी।
तो जहां जहां हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा कि कोई क्वेश्चंस में आप छोड़ सकते हैं किसी तत्व को, जिसके छोड़ने की वजह से आपके मार्क्स में कमी आएगी, तो हम उन सेक्शनों में आपको इंगित करते जाते हैं, बताते जाते हैं। आपका ये दायित्व है कि उसके महत्व को समझें। तो आज का जो क्लास है, जिसमें हम लोग प्रार्थना समाज और वेद समाज को पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रार्थना समाज और वेद समाज नाम अलग अलग है, लेकिन ये एक्चुअली में वास्तव में जो है वो अपने क्षेत्र का ब्रह्मो समाज था, क्योंकि इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। और जो ब्रह्म समाज का विचारधारा था, जो थॉट था, उसी विचारधारा को बंबई और मद्रास में इन लोगों ने इन नामों से प्रचारित किया, तो इसलिए यह भी ब्रह्म समाज था। तो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वेद समाज या प्रार्थना समाज, तो ये दो दृष्टिकोणों से काफी महत्वपूर्ण होगा, इसको दिमाग में रखिए। पहला कि वस्तुनिष्ठ प्रकार से वेद समाज और प्रार्थना समाज दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। संस्थापक कौन थे, कब स्थापना हुआ था, ये और भी जो फैक्ट्स बीच में बताएंगे वो सब उसमें रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये मेंस में इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म समाज के प्रसार पर अगर प्रश्न आएगा तो उस प्रसार में इसका भी दोनों का विवरण होगा, तब प्रसार कंप्लीट होगा। बात समझ में आई? अब हम शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। तो जहां तक वेद समाज हमने जो लिखा है, तो ये है क्या कि 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जो तीसरे पीढ़ी के ब्रह्म समाज नेता थे बंगाल के, तो उनका यात्रा होता है केशव चंद्र सेन का, कहां? मद्रास। और जब मद्रास में इनका यात्रा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़े समाज सुधारक थे, गए होंगे तो क्या हुआ होगा कि लोगों ने सभा का आयोजन किया होगा, लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया होगा, लोगों ने दावतें दी होंगी इनको अपने घरों में, और इस ढंग से वार्तालाप हुआ होगा, इनके विचार प्रकट हुए होंगे वहां। तो ऐसी परिस्थिति में केशव चंद्र सेन का प्रभाव वहां स्थापित हुआ। कहां? मद्रास में। और उस प्रभाव से स्थापित कौन हुआ? तो वेद समाज। और वेद समाज जिन लोगों ने स्थापित किया उसमें तीन नाम है। एक वी राजगोपाल चार्लू, दूसरा पी सुबेल चेट्टी और तीसरा विश्वनाथन मुदालियर। अब देखिए ये तीन नाम है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक और नाम है, चार हम आगे बताते हैं। आपका दायित्व है कि वी राजगोपाल चार्लू, पी सुबेल चेट्टी या विश्वनाथन मुदालियर, ये सब नाम आपको स्लेट पर लेकर के या रफ कॉपी पर लेकर के लिखना पड़ेगा। वेद समाज संस्थापक इज इक्वल टू वी राजगोपाल चार्लू, पी सुबेल चेट्टी, विश्वनाथन मुदालियर, इस ढंग से बोल करके लिखना पड़ेगा, तभी आपके मस्तिष्क में नाम बैठेगा। और एग्जामिनर्स इस बात को जानता है कि ये सब सभी लड़के नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्रिएट करेगा वो इससे करेगा। सब्जेक्टिव में इन नामों का अगर विवरण आप लिख देते हैं तो आपके मार्क्स दूसरे से ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए दोनों परिस्थितियों के लिए आपको ये नाम यानी वी राजगोपाल चार्लू, पी सुबेल चेट्टी और विश्वनाथन मुदालियर का याद करना आवश्यक और अनिवार्य है। अब देखिए हमने कहा कि ये इसके संस्थापक थे, लेकिन इसी के साथ दूसरा ये वर्ड जुड़ा हुआ है कि वास्तविक संस्थापक। एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। मतलब स्थापना में भूमिका जिसकी ज्यादा होती है उसको हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, जिसकी भूमिका उससे कम होती है उसको संस्थापक बोलते हैं। अब भूमिका पर क्या प्रश्न है? तो भूमिका पर कि स्थापना में सांगोपांग योगदान जिसका ज्यादा रहा। सांगोपांग योगदान का अर्थ क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बना वो ऑर्गेनाइजेशंस का रूप, संरचना या संगठन जो डेवलप जिसने पूर्ण रूप से किया उसको हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलेंगे। और जिसने इसकी स्थापना सिर्फ कर दी, सारा संरचना, सारा संगठन उसके काल में डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ, तो उसको हम सिर्फ संस्थापक बोलेंगे। तो यहां क्या हुआ कि वी राजगोपाल चार्लू, पी सुबेल चेट्टी, विश्वनाथन मुदालियर ने स्थापना तो कर दी, लेकिन उसका ढांचा, उसकी संरचना, उसकी पूरा रूपरेखा वो विकसित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। एक भाषण से प्रभावित होकर के इन लोगों ने कर दिया। कब?
1864 में। लेकिन वास्तविक संस्थापक कहलाने का श्रेय श्रीधरालु नायडू को है। अब ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे 1871 ईस्वी में कलकत्ते का दौरा किया, ठीक है, और दौरा करने के बाद वहां जाकर के ब्रह्मो समाज को समझा कि आखिर ब्रह्मो समाज है क्या। ये लोग भाषणों के माध्यम से समझे थे। इन लोग श्रीधरालु नायडू ने जाकर के उसके संगठनात्मक ढांचे को देखा, उसकी संरचना को देखा, उसके लोगों से वार्तालाप की, दैनिक क्रियाकलाप को देखा, बंगाल में उसके बड़े प्रभावों का अध्ययन किया, वास्तविक स्वरूप को देखा, और आने के बाद इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन वेद समाज में कर दी और कहा कि वास्तविक में वेद समाज कहना इसको उचित नहीं होगा, इसीलिए नाम कर दिया दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज, ठीक है। यही वेद समाज 1871 ईस्वी में क्या होता है, इसका नाम बदल जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज। अब देखिए कि कालांतर में इसके कुछ और नेता इसमें शामिल हुए श्रीधरालु नायडू के बाद। उसमें क्या है, शिवनाथ शास्त्री, एम बुचिया पुंदलू और आर वेंकट रत्नम। अब ऐसी परिस्थिति में छात्रों आपको इसमें 7 नाम याद, मैंने टेक्निकली जो है ये कि 7 नाम यदि आप याद कर लेते हैं तो आप वेद समाज या दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज पे आपको कमांड हो जाएगा। उसमें 7 नाम कौन है, तो एक खंड आपका ये हो गया, ये अलग हो गया, और एक खंड आपका ये हो गया, यानी 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में। तो इसको अगर शीर्षक में माने तो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और कालांतर नेता। तो उसमें आप दिमाग में आपका खाना बन जाएगा। तो वी राजगोपालाचार्य, पी सुब्रमण्य चेट्टी, विश्वास मुदालियर, श्रीधरालु नायडू, शिवनाथ शास्त्री, एम बुचिया पुंदलू और वेंकट रत्नम। ये सभी को याद करना अनिवार्य इसलिए है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से कोई एक नाम दे देगा, बोलेगा संस्थापक कौन, सभी नाम नहीं देंगे, तो आपको पूरा याद नहीं होगा तो उसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इस तरीके से ये बात आपको जानना है, समझना है कि दक्षिण भारत में वेद समाज के रूप में ब्रह्म समाज की विचारधारा यानी एकेश्वरवाद, यानी मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा की समाप्ति और अन्य सामाजिक बुराइयों और जो कार्य थे, जैसे स्त्री के क्षेत्र में विवाह की आयु के बारे में, सभी कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी में इस वेद समाज या बदले हुए नाम में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में कार्यान्वित हुआ या लागू हुआ। क्लियर? शॉर्ट इसलिए है कि जो जो काम उसमें हो रहा था, यानी मद्रास बंबई पर बंगाल प्रेसिडेंसी में, वही सब के सब काम कहां होंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। क्लियर? अब देखिए दूसरा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज में जो ये भी प्रभावित था कहां से, तो ब्रह्मो समाज से। जो नेता थे इसके वो कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के। इन्होंने 1867 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना की थी। सिंपल सी बात है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। कब किया था इन्होंने, 1867 में। कहां किया था इन्होंने, तो बंबई में। ये 3 तथ्य याद करना है आपको कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन, आत्माराम पांडुरंग। कब किया, 1867 में। कहां किया, बंबई में। अब देखिए आत्माराम पांडुरंग जो थे वो 1867 से पहले ही से ही बंबई में सक्रिय थे, और पूर्व में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1849-50 में ही। क्या, तो परमहंस मंडली, ये भी पूछता है। लेकिन ये परमहंस मंडली 1860 तक आते आते समाप्त हो गया, यह अलोकप्रिय हो गया। परमहंस मंडली की जो स्थापना इन्होंने किया था आत्माराम पांडुरंग ने, इनका भी उद्देश्य एकेश्वरवाद की विचारधारा का प्रसार करना ही था, मूर्ति पूजा का विरोध करना ही था। लेकिन 1860 तक आते आते अलोकप्रिय क्यों हुआ, तो उसका काउज यह है कि ईसाई धर्म के प्रति इनका झुकाव बहुत ज्यादा हो गया था। इसलिए जो लोग आत्माराम पांडुरंग से जुटे वो सब के सब अलग होते चले गए। अर्थात
जो बंबई के लोग थे वो एकेश्वरवाद को अपनाने के विचारधारा के आधार पर या मूर्ति पूजा को छोड़ने के आधार पर हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे और ईसाई धर्म को अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन आत्माराम पांडुरंग ने जो विचारधारा दी परमहंस मंडली के रूप में, उसमें ऐसा लगा कि ये ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। तो ये वो कौस था जिस कौस के कारण परमहंस मंडली से जुड़े हुए लोग उससे हटते चले गए और 1860 ईस्वी में ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये संगठन जो है वो विलुप्त हो गया या समाप्त हो गया। तब आत्माराम पांडुरंग को अपने भूल का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने उस विचारधारा को फिर से स्थापित करने के लिए प्रार्थना समाज का 1869 ईस्वी में जो है वो स्थापना किया। कहां? बंबई में। लेकिन इसको गति जो प्रदान किया वो आत्माराम पांडुरंग ने नहीं, बल्कि इनको गति जो प्रदान किए करने वाले व्यक्ति थे वो महादेव गोविंद रानाडे। अब देखिए, संस्थापक इसके हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग, लेकिन यहां भी होगा कि वास्तविक संस्थापक या वास्तविक कार्यकर्ता या वास्तविक कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा वो महादेव गोविंद रानाडे। अब कार्यों पर देखिए तो क्या उन्होंने काम किया वो देख लीजिए। पहला कि हिंदू समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उसको उन्होंने उजागर किया। देखिए, यहां पर एक चीज हम बताना चाहते हैं कि ये महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो जाति के ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। अब वो बात क्या कह रहे हैं, तो अपने समाज में जो हिंदू समाज था उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ वो बोल रहे थे। तो अर्थात वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे, यानी जाति व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे। तो जाति व्यवस्था में वो तो सर्वोच्च स्तर पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो जाति व्यवस्था का या निम्न जातियों के उत्थान का या स्त्री जो एक प्रकार से अछूत या शूद्र समझी जाती थी या शूद्रों के समान उसकी स्थिति थी, उसके बारे में विकास का या उसकी उन्नति का प्रयास जो किया गया वो उच्च वर्गीय हिंदुओं के द्वारा भी किया गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ निम्न वर्गीय नेताओं के द्वारा ही किया गया। जबकि वर्तमान समय में दिखाया ये जाता है कि साहब नहीं, ये सब जो जुल्म हो रहा था, ये जो अन्याय हो रहा था, इसमें ज्योतिबा फुले का योगदान बहुत ज्यादा था, भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत ज्यादा था। वास्तविकता इससे कोसों दूर है। उस समय के परिवेश में जो भी हमारे नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के थे, जो बुराइयां थी उन बुराइयों के ओर इंगित करने का काम सबों ने किया। तो इतिहास को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। महादेव गोविंद रानाडे का जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलना या हिंदू धर्म में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ बोलना, यह इस बात का प्रतीक था कि सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का जो उच्च वर्ग था वो भी बुराइयों को समाप्त करना चाह रहा था। इससे तो इतिहास से ये बात साबित होती है। तो संतुलित रूप से बात करने का, ये इतिहास का संतुलित रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। आपको दूसरे जातियों के खिलाफ भड़का दिया जाए, दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का दिया जाए, तो इससे जो भड़का रहा है उसको तो लॉस वही है। सबसे बड़ा लॉस या नुकसान आपको है कि आपके मस्तिष्क में अशांति आ गई, आपका विकास बाधित हो गया और आप एक गलत तत्व को ढोने वाले वाहक बन गए। इसलिए पढ़ाई का अर्थ यह है कि संतुलित और वास्तविक ज्ञान लोगों के पास दिया जाए या समझाया जाए। अब देखिए, दूसरा जो उन्होंने काम किया कि बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया और बहु विवाह का विरोध किया। अब ये तीनों में देखिए कि जो बाल विवाह का विरोध किया, तो बाल विवाह से क्या सिर्फ समाज की निम्न जातियां प्रभावित थीं? सभी लोग प्रभावित थे। तो अगर बाल विवाह का विरोध किया, इसका मतलब एक कुप्रथा जानकर किया कि भाई बचपना में अगर शादी हो जाती है
तो इससे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। जो विवाह का नैतिक निर्णय लेने की आयु है उस आयु में करना चाहिए, न कि उस आयु में जिसमें विवाह क्या है इसको करने वाला समझता ही नहीं। तो ये सभी के लिए सुधार हुआ। इसी प्रकार से देखिए पर्दा प्रथा का विरोध। ये पर्दा प्रथा को थोड़ा एलोबरेट करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। आमतौर पे पर्दा प्रथा को लोग ये समझते हैं कि शरीर को ढक लेना एक पर्दा प्रथा है और स्त्रियों को एकदम घर में बंद कर देना ये पर्दा प्रथा है। ये पूरी तरीके से गलत है। पर्दा प्रथा का अर्थ सिर्फ शरीर को ढकना नहीं है। पर्दा प्रथा का अर्थ सिर्फ स्त्रियों को घर में बंद कर देना नहीं होता है, बल्कि पर्दा प्रथा का वास्तविक जो अर्थ होता है वो ये कि लोगों के बुरे दृष्टि से, बुरे प्रभाव से अपने आप को बचाना, कि कोई आप पर बुरी दृष्टि नहीं डाल पाए। अब इसको धारण करने के बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये एक सिंपल थॉट है। लेकिन पर्दा प्रथा के नाम पर किया क्या गया? तो स्त्रियों को पर सारी निर्योग्यताएं लाद दी गई कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आपका काम सिर्फ घर के अंदर बैठ करके चूल्हा चौकी करना है, बाकी सारे काम मर्द करेंगे। तो इससे उनके अधिकार छीन लिए गए, शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए, अर्थव्यवस्था का अधिकार छीन लिया गया, राजनीति का अधिकार छीन लिया गया। तो पर्दा प्रथा का ये जो गलत इंटरप्रिटेशंस किया गया, उस इंटरप्रिटेशंस के खिलाफ थे ये लोग, और कहा कि ऐसा पर्दा प्रथा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे स्त्रियों का अधिकार जो है वो हनन होता हो। और इसमें सारे लोग शामिल थे, बल्कि हिंदू लोग की औरतें ज्यादा शामिल थी। पर्दा प्रथा का आजकल हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि निकाब पहनते हैं इसलिए। लेकिन यहां पर्दा प्रथा का जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि औरतों के अधिकार के रूप में उनको घर में आप पर्दा के नाम पर बंद नहीं कर सकते हैं, वो भी सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, आर्थिक गतिविधियों में उनको भी अधिकार होना चाहिए। तो उस पर्दा प्रथा का ये आंदोलन विरोधी था जो पर्दा प्रथा औरतों को घरों में कैद करने का आदेश दे रहा था, न कि दूसरों के बुरी नजर से बचने के लिए अपने तन को ढकने के पर्दा रखने का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो ये जो माइनर डिफरेंस है ये समझने की आवश्यकता है। आज हम नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए गलत इंटरप्रिटेशन पर्दा का हो रहा है कि जिस तरह से मर्द कपड़े पहनते हैं उस ढंग से औरतों को भी पहनना चाहिए। तो भाई शारीरिक संरचना मर्द और औरत का एक समान नहीं है। अब आप बंदर को जो है वो फुल पैंट और शर्ट पहना दीजिए तो आप खुद हंसिएगा। तो हर जीव के लिए अलग अलग वस्त्र का, ये अलग अलग चीजों का विधान बना हुआ है और वो उसके अनुरूप है। मौसम के अनुरूप भी आप अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं। आज जाड़ा है तो पूरा कपड़ा पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं। जरा धूप या लहर गर्मी चले और इस ड्रेस को पहन के देखिए तो लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे लगता है कि थोड़ा ढीला हो गया। नहीं, तो उसी ढंग से हर लिंग का, हर मतलब सेक्स का जो है वो अलग अलग वस्त्र है, पहनने के तरीके हैं, और उसमें वो सेक्स जो है या उसमें वो लिंग जो है वो ज्यादा खूबसूरत या ज्यादा आकर्षक लगता है। उससे इतर आप करते हैं तो विद्रूपता आती है। तो आजकल हम लोग इतने आगे बढ़ने के बाद ये सब नहीं सोच रहे हैं, लेकिन महागोविंद रानडे ने उस समय इस तरह के पर्दा प्रथा का वर्णन किया। इसी तरीके से बहुविवाह प्रथा के खिलाफ बात की, जाति पाति का विरोध किया। थे तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए था, सर्वोच्च श्रेणी में वो थे, लेकिन किया क्योंकि ये कुरीति है। जातियों के आधार पर निर्योग्यता नहीं ला दी जानी चाहिए। अब
आगे क्या किया, तो स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और विधवा विवाह की वकालत की प्रार्थना समाज के द्वारा। उसके बाद इनकी प्रेरणा से ये सब तो बेसिक थॉट पर काम कर रहे थे, लेकिन एक्टिवली लोगों ने इनकी प्रेरणा से जो चीजें की कि 1882 ईस्वी में मिशनरीज के तरह कार्य प्रारंभ किया। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज होता है ना, कि सामाजिक बुराइयों को या चीजों को जा करके घर घर गांव गांव बताना, या उनकी कुछ समस्याएं हैं शिक्षा की, अर्थव्यवस्था की या धर्म की, तो जा करके के भौतिक रूप से सुलझाना उसको। तो सारे सुधार आंदोलनों में प्रार्थना समाज एक ऐसा सुधार आंदोलन था जो मिशनरीज के रूप में काम कर रहा था, लोगों के पास घर में जा करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। इसके अलावा 1884 ईस्वी में इन्होंने पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था, तो स्त्रियों को शिक्षित करना। और प्रेरणा पाकर के 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। मतलब फिर से शादी, यानी विधवाओं के विवाह के लिए। विधवा का जीवन कितना पतित हो जाता था यह आप बेहतरीन से जानते हैं। इनकी बीवी का नाम था रमाबाई। क्या था? रमाबाई। सिर्फ खुद ही नहीं, अपने पत्नी को, जो भी ब्राह्मणी थी एक, उन्होंने स्त्री के लिए बहुत काम किया। जैसे आर्य महिला समाज की स्थापना की, विधवा आश्रम खोला उन्होंने, अछूतोद्धार किया, यानी अछूत जिनको समझा जाता था उनके कल्याण की बात की। रात्रि पाठशालाएं चलाई इन्होंने, कि रात्रि पाठशाला में जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी उनको भी शिक्षित करती थी, उनका मानसिक विकास करती थी। इसी प्रकार से इनके एक और सहायक थे प्रोफेसर डीके कर्वे, ये तो पत्नी हो गई रमाबाई, इन्होंने भी बहुत किया। जैसे पुणे में विडो होम स्थापित किया, कोई विडो हो गई उनको घर से निकाल दिया गया तो वह यहाँ की रह सकती हैं। और यही नहीं, इन विडो को यहाँ पढ़ाया जाता था। उद्देश्य था कि ये डॉक्टर बने, अध्यापिका बने, नर्स बने, और ये सब बन करके जो है स्वावलंबी बन जाए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। और उसके बाद 1906 में इन्होंने प्रोफेसर डीके कर्वे ने बंबई में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो इस तरीके से छात्रों आपने देखा कि राजा राम मोहन राय ने जो अलख बंगाल में जलाया था, उनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण भारत में फैल गया, और मद्रास में वो वेद समाज या दक्षिण भारत का ब्रह्मो समाज के नाम से फैला, और मुंबई में जो है वो प्रार्थना समाज के नाम से फैला। तो ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आज समाज पढ़ेंगे और रामकृष्ण मिशन पढ़ेंगे। थैंक यू।